Good evening and namaste to all my dear friends and music lovers. Welcome to the 8th episode of Humming with Koyal. मैं कोयल त्रिपाठी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे शो हमिंग विद कोयल में। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी कि आज थोड़ा सा मैं लेट आई हूँ, लेकिन यहाँ पे बारिश का भी बहुत माहौल है और नेटवर्क के कुछ इश्यूज थे, इसीलिए मैं काफ़ी देर से आप सबसे मिलने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन कनेक्शन के प्रॉब्लम के वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो आइए एपिसोड शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, मौसम कुछ बारिश बारिश सा है और माहौल कुछ गजल गजल सा है। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे शो के जो गेस्ट आर्टिस्ट हैं, हमारे देश के एक रिनाउंड गजल एंड सूफी आर्टिस्ट हैं वो। मैं उनके बारे में कुछ भी बताने से पहले ज़रूर, जब गज़ल की बात हो रही है तो आज का शो मैं 2 लाइन कुछ गज़ल का गुनगुना के शुरू करूँगी और मैं याद करना चाहूँगी या ट्रिब्यूट करना चाहूँगी श्री गुलाम अली जी को, जो कॉम्पोजिशन मैं सुनाऊँगी। आशा जी ने गाया था इसे और गुलाम अली जी की म्यूज़िक है और सबीर अब्बास जी की रचना है। आप सब मेरे साथ हैं और हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं एक बेहतरीन हमारे देश के सूफी एंड गज़ल आर्टिस्ट। मैं उनका नाम तो अभी ज़रूर आपके सामने लूँगी, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मैं खुद इनके फ़ैन हूँ, इनकी गायकी के फ़ैन हूँ। एक रूदारी जो म्यूज़िक होती है, गज़ल को दिल से समझ के गाना, और वो भी क्लासिकली बहुत रिच जो उसकी प्रेजेंटेशन है, मैं बहुत उनके म्यूज़िक और उनके गायकी को मैं सुनती हूँ। और आज से नहीं दोस्तों, जब हमने सारेगामा में उनको पहली बार हम सब ने देखा था, उनको बहुत पसंद किया था और हमने तो पसंद किया ही था, लेकिन हमारे
देश के जो लेजेंड्स ऑफ इंडियन म्यूजिक, जैसे ख़याम साहब कहिए, परवीन सुल्ताना जी कहिए, जगजीत सिंह जी कहिए, मैं किनका नाम लूँ और किनका नहीं लूँ, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, हम सबको याद है। इनको बहुत ही प्यार और आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हमारे सारे लेजेंड्स ने हमारे आज के गेस्ट आर्टिस्ट जो हैं इनको दिया है। और मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बस अभी उनको ऐड करती हूँ आपके सामने। आज दोस्तों हमारे गेस्ट आर्टिस्ट हैं श्री मोहम्मद वकील जी, रिनाउंड गज़ल एंड सूफी आर्टिस्ट। मैं अभी उनको ऐड करती हूँ। Thank you so much and welcome to the show Humming with Poet. जी जी, आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अभी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हूँ आपको देख के। थैंक यू सो मच। आपके जितने भी लोग मुझे कोयलिया क्रिएशन की तरफ से दिख रहे हैं, उनको सबको मेरा बहुत बहुत आदाब, नमस्कार। इस शेर के साथ कि खुशबू लिखी हुई थी हमारे नसीब में। जी, खुशबू लिखी हुई थी हमारे नसीब में, रुखसत हुई बहार तो फिर आप। ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों ये है मोहम्मद वकील। देखिए मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे पता है आप सब भी वेट कर रहे थे कि मोहम्मद वकील जी से मिलने के लिए, और आज हम बहुत कुछ आपसे जानेंगे, आपकी म्यूजिकल जर्नी के बारे में सुनेंगे और साथ ही साथ आपकी गायकी को तो जरूर सुनेंगे। तो शुरुआत करते हैं वकील जी। सारेगामा में हम सबने आपको देखा है, आपके कमाल की गायकी को देखा है, लेकिन इस गायकी को जरूर आपने शुरुआत जो है बचपन से ही आपकी तालीम जरूर शुरू आपने किया होगा। तो कुछ हमें इस बारे में बताइए कि कैसे आप सारेगामा तक पहुंचे और कैसे आपकी तालीम रही। जी, सारेगामा तो बहुत बाद में आया मेरी जिंदगी में। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि जहाँ मेरी पैदाइश हुई वो ऐसी जगह है जहाँ सुरों की इबादत होती चली आ रही है छठी पीढ़ी से। ये छठी पीढ़ी है इसमें मैं गा रहा हूँ। मेरे जो दादाजी थे स्वर्गीय उस्ताद मोहम्मद इस्माइल साहब, मेरे नाना जी स्वर्गीय उस्ताद अब्दुल हुसैन जयपुर वाले, और जिनसे मैंने हमेशा संगीत सीखा और सीखता रहता हूँ, उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब। तो संगीत अगर विरासत में मिलता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात होती है कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि अगर आप एक म्यूजिकल परिवार से हैं, म्यूजिकल फैमिली से हैं, तो आपको और अच्छा करना है, क्योंकि आपके सब लोगों ने अच्छा किया है तो आपसे जिम्मेदारियां लोगों की और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो मुझे संगीत विरासत में मिला। बचपन से ही मैंने जब आंखें खोली तो मेरी परवरिश हुई मेरे उस्ताद जी घर पे ननियाल में हुई। तो वहां मैंने देखा कि उस्ताद जी रियाज करते थे, अपने शागिर्दों को सिखाते थे। मैं काफी छोटा था, जैसा वो बताते हैं मुझे, जब मैं 5-6 साल का था, तो उन्होंने मुझे एक कमरे में वो एक शागिर्द को सिखाते थे रूम में, तो शागिर्द से कहा कंपोजिशन याद करो। शागिर्द ने कंपोजिशन याद कर ली, नहीं याद नहीं करी, ऐसे सीख ली। उसके बाद नेक्स्ट डे उस्ताद जी ने कहा कि भाई अपने स्टूडेंट से सुनाओ भाई। उनको याद नहीं हुई थी लेकिन मुझे याद हो चुकी थी। तो शौक बचपन से रहा। चाइल्ड आर्टिस्ट में पहली बार एक प्रोग्राम होता था जो आज भी होता है। मास्टर मदन साहब एक बहुत ही महान फनकार गुजरे हैं, बहुत छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनकी याद में बहुत सालों से कॉम्पिटिशन होता है, मास्टर मदन स्मृति प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन, जिसमें मैंने पहली बार गाया और मुझे जयदेव साहब और रवि साहब जो मिस डायरेक्टर थे उन्होंने फर्स्ट अवार्ड दिया। तो शुरुआत मेरी बहुत छोटे से उम्र की, मुझे याद है जरा सा मैंने गाया था।
कुछ दिखाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। ये मैं छोटा था तब मैंने ये तो उस्ताद जी की कॉम्पिटिशन मैंने गाई थी। थैंक यू सो मच। और मुझे वो फर्स्ट अवार्ड उन्होंने दिया था। शुरुआत ऐसे हुई, लेकिन फिर क्या था कि म्यूजिक में जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो म्यूजिक में कुछ हो नहीं पा रहा था। और क्योंकि जिस फैमिली को मैं हूँ वो मिडिल क्लास फैमिली है, तो मैंने कुछ और भी काम किए, जैसे ज्वेलरी का किया और उसके अलावा मैं जाता था अलग अलग जगहों पे स्टोन को सेल करने के लिए, बट उसमें कुछ हो नहीं पाया। तो जब मैं 16-17 साल का हुआ तो मैंने अपने उस्ताद जी से कहा कि उस्ताद जी मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मुझे संगीत के अलावा मुझसे कोई दूसरा काम होगा नहीं। मैं भले ही दूसरा काम करना चाहता हूँ, मेरा दिल तो संगीत में लगा रहता है, तो मुझसे ये काम ही हो पाएगा, दूसरा नहीं होगा। तो फिर उस्ताद जी ने कहा ठीक है, तुम जो सच्चाई है वो ईमानदारी से सीखो, और ये ऐसी विद्या है। देखिए कोयल जी, आप भी इतना अच्छा गाती हैं, आप भी इतने अच्छे अच्छे लोगों से सीखती हैं, इतने महान आर्टिस्ट हमारे अनूप गिलोटा साहब से सीखती हैं आप, हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उस्ताद के प्रति आदमी को वफादार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन सीखे और खुद ही उस्ताद हो गए। ये तो ऐसी विद्या है, संगीत की ऐसी विद्या है ना कि ये तो जिंदगी भर सीखता है, कभी खत्म नहीं होती। तो हमारे उस्ताद जी तो हमारे उस्ताद जी ने हमें यही कहा कि अगर गाना सीखो और सीख के गाओ तो गाना, और अगर सीख के नहीं गाओ तो गा ना। तो ये बहुत जरूरी सीख। तो मैंने फिर सीखना शुरू किया, और मुझे याद है कि 1997 में पहली बार मुझे सारेगामा की तरफ से कॉल लेटर आया। जो हमारे उस्ताद जी हैं वो वहाँ एज ए जज गए थे, तो उन्होंने कहा सारेगामा के डायरेक्टर साहब हमारे गजेंद्र जी ने कि आप जयपुर में ऑडिशन कीजिए और जो टैलेंटेड लोग हैं उनको चांस दीजिए। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वहां से पहले कॉल लेटर आया, और मैंने पहली बार सारेगामा का पहले फाइनल जीता, जिसमें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी थे। लेकिन मुझे ये पता नहीं था, ये बिल्कुल पता नहीं था कि सारेगामा प्रोग्राम में एक मेगा फाइनल भी होगा, जो कि जितने भी फाइनलिस्ट हैं उनका आपस में कॉम्पिटिशन। बहुत ही टफ कंपटीशन था, इतने सारे लोग इतने अच्छे थे। उससे बड़ी बात ये थी, जो हमारे गजेंद्र सिंह साहब डायरेक्टर थे, उन्होंने जो काम किया, एक जो जिंदगी भर हो ही नहीं सकता। इतने बड़े महान लोगों को उन्होंने एक साथ जजेस की पैनल बनाई। अनिल बिस्वास साहब, खयाम साहब, नौशाद साहब, वो भी नैयर जी, कल्याण जी, आनंद जी भाई, फिर अब क्लासिकल म्यूजिक में पंडित जसराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, परवीन सुल्ताना जी, जगजीत सिंह साहब। तो इनके सामने आ करना बड़ा मुश्किल काम, गाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मुझे ये बता के आपको खुशी होती है कि उन लोगों ने कभी भी अपनी मौजूदगी का, अपनी प्रेजेंस का एहसास नहीं कराया कि हम इतने बड़े लोग हैं, या हमारे सामने जरा संभल के गाना, या कुछ भी, जैसा कि आजकल लोग बोल देते हैं ना रियलिटी शो में, लोग जजेस बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा कैसे कर दिया, तेरा तुम्हें रोटी चाहिए जी। तो जो आदमी भरा हुआ होता है वो कम बोलता है। तो उन्होंने हमें इतने प्यार से गवाया, और मैं आई एम वेरी लकी कि मैं इतना नसीब वाला हूँ कि मुझे उनके सामने कुछ गाने का मौका मिला, और उन्होंने मुझे फर्स्ट अवार्ड दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वकील जी, मुझे याद है कि हम सब चाहते थे कि, और पूरा ग्रुप हमारे फ्रेंड्स के, हम सब चाहते थे कि यहाँ पे मोहम्मद वकील को ही आना चाहिए। तो ये जो एक, मुझे लगता है जैसे कोलकाता में रह के इस तरह के ऐसे पूरे कंट्री से लोग शायद ऐसे ही चाहते थे। और देखिए तब ये सब नहीं था कि आप वोटिंग करके जीताओ या कुछ ऐसे नहीं था, जजेस ने भी वही डिसीजन लिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और जो आपने कहा कि कमाल की जो बात है कि गजेंद्र सिंह जी ने कर दिया था कि इतने बड़े बड़े हस्तियों को, सारे लेजेंड्स जज
एक ही स्टेज पे, ये बहुत बड़ी बात है। और हम सब भी इसीलिए शायद बैठे होते रहते, और उनके सामने गाना कितनी बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तो आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सालों के बाद मैं बता रही हूँ, क्योंकि अभी माहौल है इसीलिए। और लेकिन वो तो एक सारेगामा के बाद भी, सारेगामा में तो आपने कमाल की गायकी लोगों तक पहुंच गया, पूरी दुनिया तक मैं कहूंगी पहुंच गई बात। उसके बाद भी आप सारेगामा से जी से भी आपके एल्बम्स रिलीज होता गया। आपने कसक जो मैंने सुना है वो भी बहुत सुंदर एल्बम है, उसमें अगर आप कुछ सुना चाहे हमें, और उसके बाद की जर्नी भी वो मैं आती हूँ, अगर आप कुछ सुनाए फिर। जी देखिए, जितने बड़े लोग हैं उतनी बड़ी बातें होती हैं। और कोयल जी, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी ऐसा होना चाहिए कि अगर जो रियलिटी शो होते हैं उनमें पब्लिक वोटिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह जजेस को चुनना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ की जनता, हमारे देश की जनता बहुत ही बुरी वाली है, जिन्होंने बहुत ही जज्बाती लोग हैं हम लोग, सभी लोग। तो जज्बात में आकर क्या होता है, कई लोग करते हैं कि साहब मेरे घर में प्रॉब्लम है और मुझे तकलीफ है। तकलीफ किसको नहीं होती, लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा कि आदमी अपने घर की बात बाहर नहीं करता, वो चाहता नहीं कि मेरे घर की बाहर बात पहुंचे। और यहाँ तो उल्टा दिखता है, जो डिजर्विंग आर्टिस्ट है वो बेचारे ड्रामा नहीं कर पाते, और जो जो बेचारे सीखते नहीं है वो ड्रामा करके सिंपैथी वोट ले लेते हैं। तो जजेस के हाथ में होना चाहिए तो मजा है। तो आपका सवाल बिल्कुल सही था कि हमारे सारेगामा के फौरन बाद एक हमारा एल्बम आया था सपने, जी रिकॉर्ड्स। उस वक्त उनका नाम जी रिकॉर्ड्स था। और उस वक्त मुझे याद है कि हम इतने नसीब वाले हैं कि उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, नौशाद साहब और ओपी नैयर जी ने वो रिलीज किया था। और मेरे हिस्से में एक अच्छी चीज आई थी। एक नज्म है जिसको निदा फाजली साहब ने लिखा था और अनुज कपूर साहब ने कंपोज किया था। उस नज्म के जरिए मोहब्बत, भाईचारा, पैगाम मिलता है आपस में मोहब्बत का। और देखिए, हिंदुस्तान तो जगह भी ऐसी है कि हम न जाने कितने वर्षों से, सदियों से हम एक दूसरे के साथी रहे हैं, एक दूसरे का साथ दिया है दुख सुख में, और हम लोग मिलकर रहे हैं। और ये जो कोरोना का टाइम है ये भी जरूर खत्म होगा। हर चीज, बुरी चीज खत्म होती है, कोरोना भी खत्म होगा, लेकिन जरूरत है हमें सबको एक होने की, वो बहुत जरूरी है। तो वो भाईचारे का पैगाम था। जल का स्वरूप है, आंगन जुदा जुदा ही सही, सूरज की धूप एक है, मंदिर में जो मूरत है, मंदिर में जो मूरत है, मस्जिद में वो कुदरत है, मस्जिद में वो कुदरत है। दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है। ये हमारा सारेगामा की बात जो एल्बम था उसमें था। जी जी जी। तो इस बात की बड़ी चीज हमने सुन, ये हमारे जी, आज के माहौल में भी ये कॉम्पोजिशन देखिए कितना मतलब स्विटेबल है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो भाईचारा होने चाहिए, हम सब में एक यूनिटी होने चाहिए, और ये जरूर होगा और है भी, मन में सबका ही है। और ये माहौल में भी हम देख रहे हैं, और शायद हम और ज्यादा अभी महसूस कर रहे हैं इस बात को कि ऐसा माहौल कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन उसमें से अभी आप
हम सब जा रहे हैं आगे, और मुझे भी उम्मीद है कि ये भी हर बुरा के बाद अच्छा वक्त आता है, जैसे रात के बाद सुबह आती है। तो जिस तरह की हमेशा अच्छी जिंदगी होती है, उस तरह बुरे दिन भी हमेशा रहते नहीं है। और देखिए, कृष्ण बिहारी नूर का एक बड़ा अच्छा शेर याद आया। उनका नाम था कृष्ण बिहारी, उनका तखल्लुस, उनका उपनाम था नूर। और उनका एक शेर मुझे हमेशा बड़ा पसंद आता है। कहते हैं कि जिक्र काबा लब पे आए, जिक्र काशी साथ साथ। जिक्र काबा लब पे आए, जिक्र काशी साथ साथ। बात तब है जब नमाज और आरती हो साथ साथ। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो हमारा एक एल्बम रिलीज हुआ था, फर्स्ट सोलो एल्बम था मेरा, उसका नाम था कसक। और वो गजल बड़ी पसंद बात नहीं कर रही थी। हाँ, मैं तो नहीं सुनाता हूँ। जी जी प्लीज। कसक दिल की दिल में छुपी रह गई, ये कसक दिल की दिल में छुपी रह गई। जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में छुपी रह गई। जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई। वाह 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 वाह, बहुत बहुत स्वीट और बहुत सुंदर। और मुझे एक कॉम्पोजिशन याद आ रहा है जो कि आपने सारेगामा में गाया था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। ये याद में तेरी जाग जाग के रात भर मैंने यूं ही 2 लाइन लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं तब मोहम्मद वकील मतलब याद में तेरी जाग जाग, मतलब ऐसी गायकी मुझे इतना वो मतलब दिल तक पहुंच गया। और पहले मैं उतना नहीं सुनती थी, आपसे सुनने के बाद मैंने वो कंपोजिशन सुनना शुरू किया। एक्चुअली मतलब अच्छे से जो सुनना वो है, बहुत कमाल का आपने गाया था। अगर 2 लाइन आपको याद है आप सुना दी। आपने भी बहुत अच्छा गाया है। बस इत्तेफाक ये है कि मैं बहुत साल पहले इसको गाया था और मुझे अभी इत्तेफाक से याद नहीं आ रहा, लेकिन आप इसका अंतरा सुनाइए प्लीज। नहीं, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे कई बातें आपसे और जानना है और वक्त भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी मैं आती हूँ कि आपकी जो वीर ज़रा मूवी में जो आपने गाया बहुत ही कमाल का कंपोजिशन था। और लेट लेजेंड मदन मोहन
जी के कॉम्पोजिशन और मतलब बहुत बड़ी बात है। और आपने इतने कमाल का आपने इसमें गाया था, इसके बारे में कुछ बताएं हमें कि कैसे आपका एक्सपीरियंस था और कैसे क्या क्या हुआ। जी, असल में क्या है कि संजीव कौली साहब जो है मदन मोहन साहब के बेटे, वो सीईओ थे यशराज फिल्म्स में। तो मदन मोहन साहब के जो हमारे रिश्ते रहे, हमारे नाना जी से काफी अच्छे रहे। तो संजीव जी ने मुझे कॉल किया कि मोहम्मद वकील ऐसा है, कव्वाली बन रही है, हमारे फादर की जितनी कॉम्पोजिशन जो इस्तेमाल नहीं हो पाई थी, यश जी उसको लेकर एक फिल्म बना रहा है। तो एक कव्वाली है, मैं चाहता हूँ कि आप और आपके उस्ताद जी दोनों उसको जरूर गाइए। तो तीनों, तो मैंने उस्ताद जी से जिक्र किया और हम लोग मुंबई पहुंचे। और मुझे बड़ी खुशी होती है आपको बताते हुए कि यश चोपड़ा जी जितने बड़े वो थे डायरेक्टर, उसके साथ साथ वो उतने ही बड़े और बहुत नायाब इंसान भी थे। जब हमने उनके बंगलों पे उस्ताद जी ने, हम लोगों ने रिहर्सल की, तो उन्होंने सुना वेरी गुड वेरी। लेकिन रिहर्सल की बात बड़ी प्यार से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सीन जो है ना वो आप सुन लीजिए प्लीज। तो जब हमने सीन सुना तो समझ में आ गया कि हाँ, इसको इस तरह गाना है, इसकी फीलिंग दूसरी है। तो इस तरह प्यार से समझाया। और उसके अलावा हमेशा आपने देखा होगा कोयल जी के जो बॉस होते हैं ना, वो हमेशा ऑर्डर करते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये मंगा दो, ये काम कर दो, ये अंदाज होता है अमूमन। लेकिन इतना डाउन टू अर्थ थे यश जी के। जब हमारी वीर ज़रा की कव्वाली की जब रिकॉर्डिंग हो चुकी और संजीव कौली साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। तो संजीव जी ने फोन किया, यश जी कव्वाली हो चुकी है, आप आके सुन लीजिए। तो तकरीबन वो टाइम था दोपहर का कुछ 3-3:15 का, मुझे याद है। तो यश जी ने संजीव जी से बड़े बड़े हल्के अंदाज में कहा, संजीव मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को मिल सकता है मुझे। मैं गदगद हो गया, मैंने कहा इतने बड़े आदमी, इतने डाउन टू अर्थ। तो हमारे को वो इतना अच्छा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने महान संगीतकार मदन मोहन साहब का संगीत सुन सुन के बड़े हुए हैं, आज भी सुनते रहते हैं, हमेशा सुनते रहेंगे। और उनका कंपोजिशन गाने को मिला, जावेद अख्तर साहब ने लिखा है और शाहरुख खान साहब के लिए गाया हमने। मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। सबके मैसेजेस आपसे सुनना चाहते हैं फिर जरा। वकील जी, लगता है कि आप वैसे गाते रहे और हम बस सुनते रहे। सब आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मोइनाथ मुखर्जी को बहुत बहुत नमस्कार, और सभी लोगों को मेरा आदाब नमस्कार जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी हाँ हाँ। और मैं
मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत खुशी मिल रही है आपसे बात करके, क्योंकि मुझे लगता है शायद बहुत दिनों की ये ख्वाहिश भी मेरी थी कि आपसे सब ऐसे बातें होती रहे। मुझे लग रहा है जैसे हम हॉल पे बैठ के ऐसे ही गाना बजाना भी कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, शेयरिंग भी हो रही है और हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आपने पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स किए हैं, हमारे देश में तो है कि विदेश में भी बहुत कॉन्सर्ट्स किए हैं, तो कॉन्सर्ट्स के बारे में तो सुनना है, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए कि आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्सर्ट या कुछ जो आपको बहुत अच्छा लगा, आपको खुशी मिली जो कॉन्सर्ट करके, या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अगर शेयर करें। देखिए, एक कलाकार सबसे पहले ये चाहता है कि उसके संगीत को लोग पसंद करें, और मैं बहुत ही नसीब वाला हूँ कि मुझे इतना मान सम्मान मिला हमारे देश में। और एक बड़ा अच्छा एक 4 मिसरे 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। खुलूस, आपको मालूम है कोयल जी, खुलूस कहते हैं व्यवहार। तो सबका खुलूस, सबकी इनायत मिली मुझे, मैं खुश नसीब हूँ मोहब्बत मिली मुझे, वो और होंगे जिनको वतन छोड़ना पड़ा, अपने वतन में रह के ही इज्जत मिली मुझे। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इंडिया में पैदा हुआ, यहाँ इतना प्यार मिला और इतना मान सम्मान मिला है, मिलता रहता है। देखिए, कॉन्सर्ट्स मैंने वाले की मेहरबानी से, गुरुओं के आशीर्वाद से, माँ बाप की दुआओं से मैंने कॉन्सर्ट्स सब जगह किए। इंडिया में तो काफी जगह किया है, अब्रॉड में भी काफी किया है, लेकिन एक ऐसा जिसको कहते हैं महफिल थी, जिसको कभी जिंदगी भूल नहीं सकता मैं। मुझे याद है कि मैंने जयपुर में एक बार एक NKB सालवे साहब थे जो मिनिस्टर थे, और उनके लिए एक समझिए एक रूम में गया था, छोटा सा कमरा था जिसमें 8 लोग थे उस हॉल में, सॉरी उस हॉल में 8 लोग थे, लेकिन जितने सुनकार लोग थे वो इतने सुनकार थे कि ऐसा लग रहा था जैसे 800 लोग बैठे, ऐसी दाद दे रहे थे वो, इतना अच्छा सुन रहे। तो जब मैंने गाना गाया और मेरा गाना खत्म हुआ तो सालवे साहब ने कहा कि भैया ये मेरा जो वॉलेट है इसमें जितने पैसे हैं मुझे मालूम नहीं कितने, ये सिर्फ तुम्हारे हैं, और उसके अलावा एक सरप्राइज है जो आपके लिए है। अभी जनवरी का महीना, वो 2001 का ईयर था, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, 19 मार्च को डेट ब्लॉक कर दीजिए और आपको मेरे बंगलों पे आके दिल्ली में गाना है, लेकिन जो मैं आपको देने वाला हूँ वो आपको हमेशा याद रहेगा। और कोयल जी, जैसे 19 मार्च को हम दिल्ली पहुंचे और हमसे रोड पर उनका बंगलो हुआ करता था, उनके बेटे भी बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हरीश सालवे साहब उनके बेटे। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं उनके बंगलों पे पहुंचा, और तो मैंने देखा कि दिलीप कुमार साहब, उस वक्त उनकी हेल्थ अच्छी थी क्योंकि 2001 की बात है, सन 2001 की, तो इतनी अच्छी हेल्थ थी, वो व्हाइट कपड़ों में एकदम बैठे थे, अरे ऐसा लगा कि क्या इनको देखते रहे। तो मैंने सोचा शायद यही सरप्राइज होगा, इनको सुनाना है। लेकिन आधे घंटे बाद मैंने क्या देखा कि लता मंगेशकर जी चली आ रही। ओह, क्या बात है। मुझे पहली बार ऐसा लगा, आप बिलीव मी, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि हमेशा हम जब भी सपना देखते हैं ना, ख्वाब देखते हैं, तो आंखें बंद करके देखते हैं, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि शायद मैं आंखें खोल के ख्वाब देख रहा हूँ। हमें यकीन नहीं हुआ कि वो आई, क्योंकि सालवे साहब लता जी से बड़े थे उम्र में, और लता जी उनकी राखी बांधा करती थी। तो सालवे साहब ने कहा लता जी से, लता ये हमारा बच्चा है, इसको आशीर्वाद दो। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि लता मंगेशकर जी ने ये कहा कि अरे मुझे याद है ये लड़का सारेगामा में आया था और इसने ये भी गाया था और वो भी गाया था और वो भी गाया था। तो मेरे लिए तो बड़ी बात हो गई कि उन्होंने हमें याद रखा, माँ सरस्वती हैं वो, और इतना प्यार दिया, इतनी देर तक सुन के गई 1.5 घंटा, और कहा कि भाई मुझे बड़ी खुशी है आपको सुना है, और मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। जी, वहां पे गजल गाई थी जी, क्या गाया था? वो बहुत सारी कॉन्सेप्ट था, तो कई चीजें, लेकिन उसमें से अगर कुछ आपको। मारवा में कंपोजिशन है उस्ताद साहब।
फिर खुदा जाने किधर हम हवा ले जाए, हम फकीर क्या डिवोशन है आपके गायकी में, और होगा ही क्योंकि आप मोहम्मद बतूल हैं। देखिए कोयल जी, मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी में अगर आप कुछ भी काम करते हैं, मैं म्यूजिक की बात करता हूँ, म्यूजिक दुआओं का काम है। जब तक आपके साथ अपने उस्ताद की, अपने माँ बाप की दुआएं साथ में हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। और उसके साथ दुआओं के साथ है फिर आपकी खुद की कड़ी मेहनत, आप कितनी मेहनत करते हैं। तो मुझे याद है एक बड़ा अच्छा मुझे शेर लगता है मुनव्वर राना साहब का। वो कहते हैं कि अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ हो नहीं सकता। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ हो नहीं सकता। निकलता हूं मैं जब घर से, दुआएं साथ चलती हैं। और उनका एक और शेर है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, शॉर्ट फॉर्म दुकान का दुकान। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बिल्कुल तो सही ये कहा बस सब दुआओं का काम है। गुरु का आशीर्वाद, माँ और पिता का आशीर्वाद, ये सब साथ में है। और सीरियसनेस अपने में भी होने चाहिए, बहुत ज्यादा होने चाहिए, वो फोकस रहना बहुत जरूरी है। देखिए अभी कितने न्यू कमर्स आते हैं जो चाहते हैं कि यूं बस हमारा नाम हो जाए, लेकिन ये आसान नहीं होता। ये बहुत कड़ी मेहनत से सीखा जाता है। उसके बाद आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मैंने बहुत किया तो मुझे ये मिलना चाहिए, ना कि आप कोई इतना आप कुछ मेहनत नहीं किया या ज्यादा सीखे भी नहीं, फिर आप कुछ ख्वाहिश अगर आपके दिल में हो कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो गलत बात है। सीरियसनेस रहना बहुत जरूरी है। देखिए दो बातें हैं, मैं तो अपनी बात करता हूँ। मैं तो बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे मेरे उस्ताद जी ने पाला पोसा है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ ऊपर वाले की बात, उनकी बदौलत। साथ में उस्ताद के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आप अपने उस्ताद की कोई भी बात है, अगर वो कोई राग आपको सिखा भी रहे हैं और दोबारा पहले सिखा चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप उनसे क्वेश्चन करो, नहीं उस्ताद ये मारवा तो आपने मुझे सिखा दिया, लेकिन नहीं, अगर वो दोबारा आपको कोई चीज सिखा भी रहा है तो उसमें कोई वजह है। तो उस्ताद से ईमानदारी से सीखे आदमी, अपने आप को गुरु न समझे, क्योंकि संगीत में हमेशा शिष्य शागिर्द बन के रहना ज्यादा मजा है। जिस दिन आदमी अपने आप को समझता है कि मैं तो उस्ताद हो गया, तो उस दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। हाँ, जब आपको पंडित और उस्ताद जो खुद इतना अच्छा गाते हैं बजाते हैं, वो आपसे खुद कहे कि नहीं तुम उस्ताद हो, तुम्हें उस्ताद लगाना चाहिए, पंडित लगाना चाहिए, तो अच्छी बात है। तो मैं नए लोगों से ये कहूंगा, देखिए अभी बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में है हमारे गजल के, और बहुत अच्छी गजल गा रहे हैं, जिसमें जसविंदर भाई हैं, जसविंदर सिंह जी मेरे भाई हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं वो। जैसे भाई अच्छा गा रहे हैं, रंजीत भाई हैं। तो क्या है कि आदमी जब गाए, देखिए बड़ी बात है, उस्ताद हमारे उस्ताद साहब के जो वालिद साहब थे, मेरे नाना, वो कहते थे रियाज करो नाम अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले आप रियाज को कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए अपने उस्ताद के प्रति, संगीत के प्रति, वो इतनी मेहनत कीजिए। देखिए मेरे उस्ताद जी कहते हैं जो शागिर्द में ये खूबी हो कि अगर उस गुरु ने कोई चीज दी कि मैं ये तैयार करूं, और उसकी क्रिएटिविटी इतनी हो कि वो उस्ताद की बताई हुई चीज तो याद करे, साथ में उसको कोई चीज ऐड कर दे, यानी वो समझ में आता है गुरु को, नहीं बस बंदे को सिखाना पड़ेगा, इसमें कुछ है। तो आदमी नाम के ऊपर ध्यान ना दे, काम के ऊपर ध्यान दे, नाम अपने आप हो जाता है। आज यही तो वजह है ना। देखिए अभी देखिए, चाहे इस दुनिया में मेहंदी हसन साहब नहीं है, जगजीत जी नहीं है, लेकिन मेहंदी हसन साहब, जगजीत जी, इनका आज भी नाम है और हमेशा रहेगा। अनूप जलोटा साहब इतना अच्छा गाते हैं,
अनूप जलोटा जी इतने अच्छा गाते हैं, उनका नाम हमेशा रहेगा। तलत अजीज हैं, हमारे पंकज दास साहब हैं, हमारे उस्ताद तो खैर है ही, जाहिर सी बात, हरिहरन साहब है। तो जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इतने साल मेहनत किए और इतना अपने आप को समर्पित किया संगीत के प्रति, तो आज उनका नाम है। लेकिन जो लोग रियाज नहीं करते हैं वो जल्दी आते हैं, जल्दी चले जाते हैं। सही बात है। मुझे याद है जब मैं सीखती थी, हम कभी बंदिशें लिखते ही नहीं थे, सुन के याद करना होता था गुरु के सामने बैठ के। और कितने महीने तक एक ही राग चल रहा है, कभी मन में बात ये नहीं होती थी कि कब हमें नया कुछ मिले, क्योंकि पेशेंस कितना जरूरी है। और अच्छा लगता था कि जरूर, जो अभी आपने बात कही है कि गुरु को जरूर पता है कि अगर वो दोबारा कुछ चीज सिखाए तो उसमें उनका कुछ इंटेंशन है ही, वो कुछ नया आपको दे रहे हैं। तो वही चीजें आपको कितने अलग अलग तरीके से आपको वही राग मिल रहा है, कितने महीने तक वो चल रहा है। और मुझे याद है कि 8-9 महीने तक एक राग चल रहा है, मतलब चल ही रहा है। तो जिस दिन वो कहते थे कि हाँ आज कुछ नया, तो बहुत लगता है अच्छा, मतलब ये हो गया है, अभी आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम बहुत मेहनत से सीखते थे और सीखना पसंद था, और अभी भी वही है। अभी देखिए आपके साथ बात कर रहे हैं, आपके पास भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत सारी बातें ऐसे ही होता है। आदान प्रदान तो चलता ही रहता है, और लाइफ लॉन्ग ये सीखने की जो बात है, लर्निंग की जो बात है, वो एक प्रोसेस है, वो कभी खत्म ही नहीं होता, वो हमेशा चलता। और ये जो आप जो बता रहे हैं, आप जो आपकी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उसकी भी जो तरीका है आपके बताने की, उसमें से भी सबको पता चलता है कि आपके अंदर क्या है। ये भी बहुत जरूरी है कि हर चीज मिला के, वो तहजीब, वो लर्निंग, वो एक्सपीरियंस सब मिला के, और म्यूजिक सब मिला के आज आप हमारे सामने है मोहम्मद वकील। और आपके कुछ पुराने गाने भी आपने बहुत गाया है। मैं कभी कभी सुनती हूँ जब टाइम मिलता है, आपने बहुत पुराने गाने भी गाया है। उसमें से अगर आपको जो या तो रफी साहब या कोई भी आर्टिस्ट का जो आपको बहुत पसंदीदा कुछ है, अगर आप सुनाना चाहें। और एक बात मुझे पूछना था कि आपने बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिल चुका है। सारेगामा को साइड में अगर मैं रख दूं, सारेगामा छोड़ के अगर मैं बात करूं, वो भी बहुत सारे हैं। उसके बारे में अगर आप एक दो कुछ कहना चाहेंगे कि जिसे आपको बहुत खुशी मिली, जिस अवार्ड से आपने। देखिए, अवार्ड तो जो भी मिलते हैं वो बहुत ही बड़े सम्मान की बात होती है, और उससे आपने एक जज्बा मिलता है और एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अवार्ड मिलने का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी और बढ़ गई कि आपको अपना काम हमेशा अच्छे से करना है, और जितना हो सके अच्छा करना है, संगीत जो ज्यादा रियाज करना है। अवार्ड मुझे जितने मिले उनमें जाहिर सी बात है मेगा फाइनल तो खैर है ही उसका। साथ में मुझे राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया था राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, राजस्थान रत्न अवार्ड मिला है, आर.डी. बर्मन पंचम सम्मान, पठानकोट से विनोद खन्ना साहब जिंदा थे, उन्होंने दिया मुझे, और राइजिंग स्टार अवार्ड मिला है, और भी चीजें ऐसी हैं। लेकिन मैं जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा तो मैं हमेशा ही करता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे थोड़ा और ज्यादा रियाज करना है ताकि मैं इस अवार्ड की इज्जत रख सकूं। और रफी साहब का देखिए, दुनिया उनकी फैन है। रफी साहब, लता जी, आशा जी, किशोर दा, मन्ना साहब, जितने भी लोग गुजरे सारे लाजवाब लोग थे। उन्होंने अपने संगीत को इतना पॉलिश किया था कि लगता था कि ये लोग भगवान के लोग हैं, अल्लाह के लोग हैं। जो भी गाते थे लगता था इनके लिए बना हुआ है। तो मैं रफी साहब की वैसे कई चीजें हैं, पर मुझे थोड़ा सा ये अच्छा लगता है।
कैसे कह दूं गम से घबराता कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ये खुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। तो ये ऐसी कंपोजिशन है जो आदमी सुनता ही रहे, मजा आता है सुनते। सच में क्या कॉम्पोजिशन है, मुझे भी वैसे ही लग रहा है कि और लॉकडाउन के बाद हम लोग जरूर एक बार बैठेंगे और आपसे एकदम जी भर के सुनना है सब। और आगे आपके कुछ और प्रोजेक्ट अगर कुछ है, कुछ आप बताना चाहते हैं, वो प्लीज हमें बताएं। कुछ नया है जो आप करना चाहते हैं, ऐसा कुछ? जी, मैंने लॉकडाउन में ज्यादातर ये किया, सभी लोग जाहिर सी बात एकदम लॉकडाउन हो गया तो हमें उसकी आदत नहीं थी, तो उसमें कोशिश की कि जितना हो सके रियाज और ज्यादा वक्त रियाज को दिया जाए, और साथ में कोशिश की कि भाई हम जितना संगीत सुने, क्योंकि संगीत सुनने से भी बहुत कुछ आता है। हम अगर अच्छा संगीत सुनते हैं तो वो चीज हमारे जहन में चलती रहती है। और मेरा सबसे अच्छा कोयल जी रहा है जिंदगी में। जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने जिन लोगों को सुना है उसमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद बरकत अली खान साहब, पंडित जसराज जी, ऐसे लोगों को सुना है। तो मैंने वो संगीत सुनना ज्यादा शुरू किया। उसके अलावा मैंने एक गाना किया कोरोना के लिए, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था, उम्मीद। और उसके अलावा एक गाना मेरा और आने वाला है इंशाल्लाह। और उसके अलावा एक मैंने भी गजल गाई है जिसका मतलब बड़ा खूबसूरत है, देखिए सुनिएगा। जी हाँ। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है। ये बहुत 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 कमाल का है, बहुत कमाल का है। बहुत अच्छा लगा वकील जी आपको सुन के। और मुझे पता है हमारे सारे दर्शकों को बहुत मजा आया होगा। आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, मुझे दिख रहा है। और आप सबको वकील जी को फॉलो करना है तो आप प्लीज उनको इंस्टा या सब जगह पे ही इज देयर, आप उनको सुनिए। और ज्यादा उनके नए जो भी आने वाला सब लॉकडाउन के बाद फिर से सब शुरू होगा हमारा काम, सब आप सुनिए। उनके पुराने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे इनकी गायकी है, सब आप सुनिए, एल्बम सुन के सुनिए। और वकील जी आपको ढेर सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, ऊपर वाला बस ऐसे ही रखे, आप बस ऐसे ही रहे। और हमें ऐसी चीजें आप सुनाएं जो कि इतनी जोरदार हो। और आपकी कमाल की ये जो गायकी है जो बहुत ही क्लासिकली रिच है, ये रिच जो गायकी है इसकी तो बहुत जरूरत भी है, आज के दिन में बहुत जरूरत भी है। मैं ये भी चाहूंगी जो नए जो भी आते हैं, आप जैसे इंसान से सीखना चाहिए। सीखना इसलिए चाहिए कि आप उनको गाइड भी करें, ये भी मैं चाहती हूँ, क्योंकि कुछ गाइडेंस की भी जरूरत होती है। क्योंकि गाइडेंस तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास इतने एक्सपीरियंस हो। तो इतना एक्सपीरियंस आप न्यू कमर्स को आप गाइड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच वकील जी। हमारे
आपने इतने जी। खूबसूरत प्रोग्राम मुझे याद किया। जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा है, जितने लोग मेरा संगीत सुनते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अपना खुद का पेज भी है, फेसबुक पेज मोहम्मद वकील के नाम से, और उसके अलावा मोहम्मद वकील ऑफिशियल मेरा जो ये अकाउंट है इंस्टाग्राम का, साथ में यूट्यूब पे भी आप मेरे गाने सुन सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि जो एक आर्टिस्ट का है कि मेरा कमाल फन तो बस इतना है या जिगर, जिगर मुरादाबादी का शेर है कि मेरा कमाल फन तो बस इतना है या जिगर, वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने पे छा गया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया हमसे इतनी सारी चीजें हमें बताने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। हम फिर मिलेंगे, हम फिर बातें करेंगे, फिर एक नए सेशन के साथ हम आएंगे। और तब तक के लिए आपसे अभी विदा लेने का वक्त आ गया है। और वकील जी, आप यू जस्ट स्टे सेफ और बिल्कुल खुश रहें और बस गाते रहें, रियाज करते रहें। यही ऊपर वाला आपको बहुत स्वस्थ रखें, यही मैं चाहती हूँ। और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग माय शो हमिंग विद कोयल। शुक्रिया, थैंक यू।